एपिसोड 10 हीजू डोजे की कार के पीछे बेहोश पड़ी है। हीजू कल्पना करती है कि अगर वह और साइन एक सामान्य खुशहाल कपल होते तो जीवन कैसा होता। हालांकि उनका जीवन उससे कहीं ज्यादा जटिल है। इस बीच अपहरणकर्ता मछली की दुकान पर पहुंचता है जहां उसके मालिक डोजे ने मिलने के लिए कहा था। हालांकि डोजे उसे योजना के बारे में बताने के लिए नहीं बल्कि अपहरणकर्ता पर हमला करने के लिए यहाँ है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि डोजे को पता चल गया है कि अपहरणकर्ता असली पाइक साइन है। हालांकि वे एक साथ काम कर रहे थे, अपहरणकर्ता अक्सर बदमाशी करके उसे निराश करता था। डोजे अपहरणकर्ता के सिर पर बल्ले से वार करता है। हमें उस दिन की दूसरी याद आती है जब सांगवू ने साइन के ऑफिस में फोन किया और यंगवू ने संदेश लिया। हालांकि यंगवू ने संदेश छिपाने की कोशिश की, लेकिन डोजे ने अपनी सावधानी से तरकीबें अपनाई और जुआन फिशिंग के पास गया। वहां पहुंचने पर उसने अपहरणकर्ता और सांगवून की बहस सुनी और महसूस किया कि अपहरणकर्ता असली साइन था जिसने उसके जुड़वा भाई को मार डाला था। फिलहाल डोजे और अपहरणकर्ता के बीच लड़ाई चल रही है, लेकिन अपहरणकर्ता बहुत ताकतवर है। वह डोजे को काबू में करने में कामयाब हो जाता है, उसे बल्ले से बुरी तरह पीटता है और उसे नाव पर एक काले बैग में डाल देता है। जब तक साइन पहुंचता है, डोजे एक काले बॉडी बैग में होता है और उसे लगता है कि यह हीजू है। वह उसे बचाने के लिए बेतहाशा नाव की ओर भागता है। अपहरणकर्ता हीजू को पीछे की सीट पर बैठाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह होश में आ जाती है। हीजू अपहरणकर्ता से लड़ती है, जिससे कार सड़क से हट जाती है और एक चट्टान से टकरा जाती है। हीजू कार से बाहर निकलती है और साइन की बाहों में जा गिरती है। अपहरणकर्ता हीजू और साइन दोनों को मारने के इरादे से कार को पीछे की ओर मोड़ता है, लेकिन साइन उन्हें रास्ते से हटाने में कामयाब हो जाती है। साइन अपहरणकर्ता से भिड़ जाता है और वह उससे कहता है कि अगर वह अपना नाम और बाकी सब कुछ वापस चाहता है तो वह उसे ले सकता है, क्योंकि साइन ने उन्हें पहले कभी नहीं चाहा था। अपहरणकर्ता पूछता है कि क्या साइन उसे हीजू देगा और उसे अपनी पत्नी बनने देगा। साइन अपना आपा खो देता है और अपहरणकर्ता के चेहरे पर वार करना शुरू कर देता है। अपहरणकर्ता साइन पर चाकू से हमला करता है, लेकिन डोजे साइन को बचा लेता है और उसके पेट में चाकू लग जाता है। डोजे को बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और साइन घाव को दबाने की कोशिश करता है। डोजे कबूल करता है कि उसने ही अपहरणकर्ता को हीजू के पीछे भेजा था और हीजू को चट्टान से नीचे धकेल दिया था। वह चाहता था कि साइन को अपने किसी प्रियजन को खोने का दर्द महसूस हो, क्योंकि उसे लगता था कि उसने ही उसके जुड़वा भाई को मारा था। डोजे को पछतावा होता है क्योंकि उसने इस समय गलत व्यक्ति के पीछे जाने के लिए बहुत प्रयास किया है। डोजे मछली की दुकान पर बेहोश हो जाता है और पुलिस जांच करने के लिए आती है। साइन को वह समय याद आता है जब डोजे उसकी टीम में शामिल हुआ था। साइन को डोजे पसंद था और जब उसे प्रवक्ता की भूमिका मिली तो उसने उसे राष्ट्रपति के कार्यालय में भर्ती भी किया। साइन को हीजू की पीड़ा के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस हुआ, क्योंकि उसने सब कुछ डोजे को सौंप दिया था। साइन ने डोजे को फोन की लोकेशन ट्रैक करने, हीजू को अंगरक्षक नियुक्त करने और यहाँ तक कि हीजू की सुरक्षा का जिम्मा भी सौंपने को कहा। हीजू साइन को दिलासा देते हुए कहती है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है। साइन हीजू को बताता है कि वह मछली की दुकान पर रहता था और अपने हाथों से मछलियां पकड़ता था, जैसा कि अपहरणकर्ता ने भागने से पहले कहा था। जब अपहरणकर्ता बाथरूम में अपने घाव का इलाज कर रहा होता है, तब दृश्य तब कट जाता है जब क्यूजिन उसे पाइक जंगहो के घर पर पाता है। क्यूजिन जानती थी कि अपहरणकर्ता उसका बेटा था। अपहरणकर्ता उसे बताता है कि जंगहो की मौत के 1 साल बाद उसे अपनी याददाश्त वापस मिल गई थी।
न्यूज चैनलों पर अपने दादा का चेहरा देखकर उसे वह समय याद आ गया जब उसने उन्हें डुबोने की कोशिश की थी। क्यूजिन अपहरणकर्ता को बताता है कि जंगहो ने उसे यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा दिया था कि उसका असली बेटा मर चुका है। अचानक मिस्टर मिन उयोंग के आदमियों के साथ आता है और अपहरणकर्ता भागने के लिए मजबूर हो जाता है। बाथरूम में वापस आकर अपहरणकर्ता उन सभी से बदला लेने की कसम खाता है। इस बीच क्यूजिन उत्सुकता से उयोंग द्वारा उनके बेटे को खोजने का इंतजार कर रहा है, लेकिन उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। जबकि क्यूजिन को लगता है कि उनके बेटे ने बहुत कुछ सहा है, उयोंग का मानना है कि वह उनके जीवन को नरक बना रहा है। उयोंग क्यूजिन से पूछता है कि क्या वह दुनिया के सामने अपहरणकर्ता को अपना बेटा घोषित कर सकती है या फिर वह जीवन भर उसकी देखभाल कर सकती है। उयोंग को लगता है कि उनका बेटा उनके द्वारा बनाया गया एक राक्षस से ज्यादा कुछ नहीं है। क्यूजिन उयोंग पर कटाक्ष करती है। वह उसे बताती है कि उनका बेटा कई मायनों में उसके जैसा है, लेकिन न तो वह और न ही उनका बेटा जंगहो जैसा है। हालांकि साइन जंगहो जैसा है और वह उयोंग से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्यूजिन उयोंग को याद दिलाती है कि पाइक परिवार राष्ट्रपति पद की दौड़ को अपनी जिंदगी से ज्यादा महत्व देता है और अगर उसे राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ना छोड़ना पड़े तो उयोंग के पास और कुछ नहीं है। पुलिस डोजे की जांच करती है, जो अब अस्पताल में ठीक हो रहा है। हालांकि डोजे सहयोग करने से इनकार करता है। साइन अपहरणकर्ता को पकड़ने में उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन डोजे को लगता है कि साइन पैक परिवार के रहस्यों को उजागर करने और अपने विशेषाधिकार को छोड़ने के लिए सहमत नहीं हो सकता। जब डोजे पूछता है कि क्या साइन ने भी दिखावे को देखा और शायद उस पर शक करना शुरू कर दिया, तो साइन ने डोजे को आश्वस्त किया कि उसे उस पर भरोसा है। भले ही वह आसानी से भरोसा नहीं करता, लेकिन साइन ने डोजे पर पूरा भरोसा किया। साइन ने डोजे से उस पर भी भरोसा करने के लिए कहा ताकि वे अपहरणकर्ता को पकड़ सकें। दूसरी तरफ यूरी सांगवू के साथ पुलिस स्टेशन जाती है, जहां वह बच्चों के घर से अपहरित बच्चों के सामान की पहचान करता है। घर पर हीजू आयना को साइन और अपहरणकर्ता के बीच हुए बदलाव के बारे में बताती है। आयना को याद आता है कि उनके छोटे भाई यूजिन ने शायद असली साइन का चेहरा देखा होगा जब वे छोटे थे और यही कारण हो सकता है कि दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। जब हीजू की मां उसे हाल की घटनाओं के बारे में डांटने आती है और बताती है कि इससे उयोंग को राष्ट्रपति पद से हाथ धोना पड़ सकता है, तो हीजू पहली बार पलटवार करती है। वह योनहुई से कहती है कि वह कभी भी राष्ट्रपति की बहू नहीं बनेगी। हीजू कहती है कि अब वह प्यार को समझती है और जानती है कि योनहुई ने कभी उससे प्यार नहीं किया। योनहुई ने जो कुछ कहा कि काश उसने हीजू की शादी योनावा कंस्ट्रक्शन के बेटे से कर दी होती, उससे आयना को यह अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि उसे डीएनए रिपोर्ट किसने भेजी होगी। जब साइन घर पहुंचता है तो वह घर को मोमबत्तियों से सजा हुआ पाता है। हीजू पूरी तरह तैयार होकर बेडरूम से बाहर आती है और अपनी शादी का अनुबंध उसे सौंपती है। हीजू जानती है कि साइन ने ही डीएनए रिपोर्ट भेजी थी। हीजू कभी भी स्टैंड इन नहीं थी, बल्कि वह वही थी जिससे साइन हमेशा से शादी करना चाहता था। साइन अपनी मौजूदा मुश्किलों से उबरने के बाद हीजू से आधिकारिक तौर पर शादी का वादा करता है और दोनों गले मिलते हैं। अस्पताल में डोजे को कब्र पर मिले अवशेषों के बारे में पुलिस रिपोर्ट मिलती है। जब डोजे को मिली वस्तुओं में अपने भाई का जूता दिखाई देता है तो वह अपने आंसू नहीं रोक पाता। डोजे अपहरणकर्ता को पकड़ने में साइन की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। सौभाग्य से डोजे ने अपहरणकर्ता को दी गई हर चीज में ट्रैकर लगाए थे ताकि जासूस उसका पता लगाने के लिए उनका उपयोग कर सकें। दूसरी तरफ इना और हीजू अपने पिता से उस दुर्घटना के बारे में पूछते हैं जिसमें उनके छोटे भाई की मौत हो गई थी।
यह जानने के बाद कि असली साइन जीवित है, इक्योंग जंगहो की स्मारक सेवा में घुस जाता है और उइयोंग को बंदूक दिखाकर असली साइन को सौंपने की धमकी देता है। तभी अपहरणकर्ता द्वारा रचित एक विस्फोट होता है। क्यूजन ने उसे स्मारक स्थल के बाहर देखा था, लेकिन किसी को भी सूचित नहीं करना चाहता था। हीजू ने जल्दी से साइन को मैसेज किया, उसे कार्यक्रम स्थल पर आने के लिए कहा क्योंकि उसे बुरा लग रहा था कि कुछ हो सकता है। वह ठीक उसी समय पहुंचता है जब जासूस उसे अपहरणकर्ता का स्थान भेजते हैं, जो कि वही स्थान होता है। साइन अंदर भागता है, लेकिन हीजू गायब है। अपहरणकर्ता उसे बुलाता है। उसने हीजू को अपनी कार में बिठाया है, उसे चाकू से धमका रहा है। अपहरणकर्ता साइन से कहता है कि वह उसे कष्ट देगा क्योंकि उसने जंगहो को उसे डूबते हुए देखा और मदद नहीं की। सान अपहरणकर्ता के स्थान पर पहुंचता है और हीजू से कहता है कि वह रुक जाए और वह उसे बचा लेगा। हालांकि हीजू उसे रोक देती है। वह सान को याद दिलाती है कि उसने उसे बचाने की कसम खाई थी। हीजू सान से कहती है कि वह उससे प्यार करती है और यह सुनिश्चित करेगी कि उसे अपहरणकर्ता के हाथों अब और कष्ट न सहना पड़े। हीजू गैस पर कदम रखती है, कार की गति बढ़ाती है और जानबूझकर एक चट्टान से नदी में गिर जाती है। आखिरी चीज जो सान सुनती है वह एक धमाका है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। पुलिस को हीजू की कार मिल जाती है, लेकिन वह और अपहरणकर्ता दोनों गायब है। 2 दिन बाद सान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। वह यह बताकर शुरू करता है कि वह उइयोंग और क्यूजन का असली बेटा नहीं है और हीजू उसकी पत्नी है। सान सभी से अपनी पत्नी को सुरक्षित घर वापस लाने में मदद करने का आग्रह करता है। एपिसोड का अंत सैन के घर के रोमांटिक दृश्य पर लौटकर होता है। वह हीजू से कहता है कि वह पाइक सैन बनने के लिए ही पैदा हुआ था ताकि वह उससे मिल सके, और हीजू सैन को गले लगा लेता है।